मुद्रा का महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। मुद्रा वर्तमान में संपूर्ण जो आर्थिक जगत है, इकोनॉमिक सिस्टम है, उसका आधार है। अगर मुद्रा ना हो तो अर्थ जगत या अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी, चल नहीं सकती। इसीलिए प्रोफेसर मार्शल ने मुद्रा के इम्पोर्टेंस को बताते हुए लिखा है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ जगत केंद्रित होता है। मतलब मुद्रा ही इम्पोर्टेंट है मुद्रा के, उसके बिना इकोनॉमी सिस्टम जो है वो चल नहीं सकता। आप सामान्य तौर पे भी इस बात को समझ सकते हैं कि मुद्रा नहीं होगी तो आज के जमाने में दुनिया का कोई भी काम नहीं। एक डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर अपने काम पे क्यों जाते हैं? क्योंकि बदले में उनको मुद्रा की प्राप्ति। वकील हो, कोई भी ड्राइवर बस का, ट्रक का, क्यों वह घर परिवार को छोड़ करके वो 6-6 महीने 3-3 महीने बाहर गाड़ी चलाता है? इसलिए क्योंकि बदले में उसको मुद्रा। तो मुद्रा अगर नहीं होगी तो कोई भी आर्थिक क्रियाएं नहीं होंगी, है ना। मुद्रा के लिए ही तो आर्थिक क्रियाएं होती हैं, धन कमाने के लिए ही। तो मुद्रा का जो इम्पोर्टेंस है, महत्व है, सभी क्षेत्रों में। अर्थशास्त्र के जो 5 क्षेत्र हैं, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व। अर्थशास्त्र के जो ये 5 क्षेत्र हैं, इन पांचों क्षेत्र में मुद्रा का महत्व है। तो इन पांचों क्षेत्रों को हम सिलसिलेवार क्रमशः देखेंगे कि पांचों क्षेत्रों में मुद्रा अपनी भूमिका कैसे निभाती है। तो सबसे पहला क्या है? उपभोग के क्षेत्र में ना, उपभोग के क्षेत्र में, उपभोग के क्षेत्र में मुद्रा का क्या महत्व है? उपभोग कौन करता है? मेरे को लगता है सभी व्यक्ति उपभोग करते हैं। उपभोग करने का मतलब होता है किसी भी वस्तु का इस्तेमाल करना जो हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हो, पूर्ण करती हो। और मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि आप भूख लगने पे अगर खाना खाते हैं तो वह उपभोग कहलाएगा। गर्मी लगने पे पंखा चलाते हैं तो पंखे का उपभोग कहलाएगा। उपभोग माने सिर्फ खाना ही नहीं होता है। उपभोग माने हमारी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जिन चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम उपभोग कहते हैं। अच्छा, उपभोग करने के लिए सबसे पहले तो हमको वस्तुओं को खरीदना पड़ेगा, है ना। आपको गाड़ी चाहिए, जूते चाहिए, किताबें चाहिए, पंखा चाहिए, टीवी चाहिए। अगर आप इनका उपभोग करना चाहते हैं तो इनको क्या करना पड़ेगा? खरीदना पड़ेगा। खरीदने के लिए फिर उसका मूल्य तय करना पड़ेगा, है ना। दुकानदार उसका मूल्य तय करेगा ना, तभी तो आप खरीदोगे। और अगर मुद्रा ना हो तो क्या दुकानदार उसका मूल्य तय कर सकता है? किसी भी वस्तु की कीमत तभी तय हो सकती है जब मुद्रा दुनिया में हो।
मुद्रा के होने पे विक्रेता या उत्पादनकर्ता वस्तुओं की कीमतें तय करता है और मुद्रा होने पे ही हम मुद्रा दे करके उन वस्तुओं को खरीदते हैं। अर्थात अगर मुद्रा ना हो तो उपभोग हम किसी भी चीज का नहीं कर पाएंगे। तो उपभोग के क्षेत्र में मुद्रा का सबसे ज्यादा महत्व है ना। नंबर 2, उत्पादन के क्षेत्र। उत्पादन, प्रोडक्शन, आप जितने भी चीजों का उपभोग करते हैं उसका कहीं ना कहीं तो उत्पादन होता है। चाहे कपड़े हों, डेस्क बेंचेस हों, किताबें हों, पंखे हों, घड़ी हो, जूते हों, इनका उत्पादन कहीं ना कहीं तो होता है ना। और आपको मैंने पिछले क्लासेस में बताया था कि उत्पादन अकेले एक चीज से नहीं हो सकता। उत्पादन 5 चीजों के सामूहिक प्रयास से, और उन 5 साधनों के नाम मैंने आपको बताया थे, आपको याद होगा कि ये 5 मिल करके ही उत्पादन करते हैं। और उन 5 के नाम है भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और ये 5 मिल करके जब उत्पादन करते हैं तो इनको कुछ उनका प्रतिफल दिया जाता है, तभी तो ये उत्पादन। और उत्पादन में जो 5 साधन शामिल होते हैं, उन साधनों को जो प्रतिफल देते हैं हम, भूमि को लगान और पूंजी को ब्याज, श्रम को मजदूरी, ऐसा देते हैं ना उनको। वह 5 साधनों को जो देते हैं वो उत्पादन लागत कहलाता है। उसका टोटल जो है 5 भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साधन, ये 5 को जो देते हैं उसको टोटल कर दो तो वह हो गया उत्पादन लागत, यानी उत्पादन में किया गया खर्चा उत्पादन लागत है ना। जब कोई व्यक्ति या कोई उद्योगपति उत्पादन करता है तो उत्पादन के साधनों को दिए गए खर्चों को टोटल करता है, फिर वो क्या कहलाता है, उत्पादन लागत कहलाता है। और जब उत्पादन लागत उसको पता चलता है कि किसी वस्तु का उत्पादन लागत क्या है, मान लो मैं ये रजिस्टर अपने फैक्ट्री में बनाया, एक एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, और फैक्ट्री में इस चीज के उत्पादन के लिए मुझे ये 5 साधन चाहिए, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साधन। उनको जब उनका प्रतिफल यानी उनकी कीमत दिया गया तो उसको जोड़ने पे आया 50 रुपये लागत ना। 50 रुपये 5 साधनों को दिया गया तो इस रजिस्टर को बनाने का लागत कितना आया, 50। अब मुझे इसको मार्केट में बेचना है तो मैं इसको कितने दाम में बेचूंगा, कम से कम उसकी लागत से अधिक में बेचूंगा। और लागत कितना है, 50। मैंने 50 से कम में तो नहीं। देखिए यहाँ मुद्रा की क्या भूमिका है। मुद्रा की भूमिका यह है कि जब कोई उद्योगपति उत्पादन करता है तो उत्पादन के साधनों को कीमतें देता है, प्रतिफल देता है। उत्पादन के साधनों को प्रतिफल देने पे उस उद्योगपति को उस चीज की लागत पता चलती है और बेचते समय वो लागत से अधिक कीमत पे बेचना चाहता है।
अगर मुद्रा नहीं होती तो उसे उत्पादन लागत का पता नहीं चलता और वो किसी भी कीमत पे बेच देता, और ऐसे में हो सकता है कि उसको नुकसान होता। तो उत्पादन के क्षेत्र में भी मुद्रा की अहम भूमिका होती है। नंबर 3, विनिमय। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है एक्सचेंज। ठीक है। विनिमय का मतलब होता है सरल भाषा में लेन देन करना। आप दुकान में कोई सामान खरीदते हैं तो बदले में दुकानदार को कुछ देते हैं। क्या देते हैं? पैसा, जिसे हम अर्थशास्त्री भाषा में मुद्रा कहते हैं। आप दुकानदार से सामान लेते हैं और बदले में दुकानदार को मुद्रा देते हैं, यही विनिमय है। और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो बदले में आप घर से कुछ चावल दाल या कुछ भी चीज देते हैं दुकानदार को, वह भी विनिमय है। लेकिन आज के जमाने में वस्तु विनिमय का प्रचलन लगभग खत्म हो गया। लोग दुकानों से या कहीं से भी कुछ चीज खरीदना होता है तो मुद्रा दे करके ही खरीदते हैं। विनिमय के क्षेत्र में मुद्रा का रोल इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि अगर मुद्रा नहीं होती तो आज जो विनिमय हम कर रहे हैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आज तो आप देखते हैं कि दुकानदार को आप देखे भी नहीं है और आपने सामान खरीदा। ऐसा भी आजकल ऑनलाइन मार्केटिंग का जमाना है। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो आदि में हम दुकानदार को देखते हैं क्या? नहीं। दुकानदार को आप बोलते हो क्या भैया 5 रुपए कम कर दो? ऑनलाइन शॉपिंग में बोलते हो क्या? हमने दुकानदार को भी नहीं देखा, हमने उस शहर को भी नहीं देखा, लेकिन उस शहर से सामान खरीद लिया। ऐसा होता है। ये मुद्रा के कारण ही संभव है। हम क्या करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए, जैसे फोन पे वगैरह के जरिए, यूपीआई पेमेंट के जरिए हम पेमेंट कर देते हैं और सामान हमको वहां से भेज दिया जाता है, या सामान मिल जाने के बाद हम पेमेंट करते हैं, ऐसा भी होता है। तो आज विनिमय कितना हाईटेक हो गया, कितना एडवांस हो गया है। आपके घर में सामान आने के बाद आप भुगतान कर रहे हैं। आप गांव के किसी दुकानदार के पास जाएंगे और ये साड़ी को मैं घर लेके जा रही हूँ, फिर पैसा दूंगी बोलोगे तो देगा? नहीं। लेकिन देखिए, आप दिल्ली से या मुंबई से सामान मंगाते हैं, आपके घर में वो पैकेट पहुंचता है, फिर आप पैसा, ये मुद्रा का काम। विनिमय, अगर मुद्रा नहीं होती तो आप एक बोरा धान को लेकर के मुंबई जाते क्या उस सामान को खरीदने? मुद्रा नहीं होती तो विनिमय आज जो जैसा हो रहा है वैसा नहीं। हम गांव घर में भी कुछ खरीद बिक्री करते, जो है उसी को खरीदते। हमारे आसपास दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता से हम कोई सामान मंगाना चाहते तो नहीं मंगा सकते अगर मुद्रा नहीं होती, है ना। विनिमय के लिए तो मुद्रा जैसे अमृत। विनिमय, आज का जो विनिमय, एडवांस विनिमय जो हुआ है, एक्सचेंज जो देखते हैं, वह सब मुद्रा के कारण ही संभव हुआ है। अगला है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वितरण। वितरण के
वितरण को अंग्रेजी में कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांटना। वितरण शब्द भी आपने सुना होगा, प्रसाद वितरण कर दो जी, यानी प्रसाद बांट दो। वितरण मीन्स बांटना। यहाँ अर्थशास्त्र में किस चीज का वितरण किया जाता है? अर्थशास्त्र में तो प्रसाद का वितरण नहीं किया जाता। अर्थशास्त्र में प्रॉफिट का वितरण किया जाता है, लाभ का वितरण किया जाता है ना। आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि कोई भी उत्पादन कार्य 5 साधन से मिलके होता है, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साधन। जब ये पांचों साधन मिल करके उत्पादन करते हैं तो इन पांचों साधनों को उनका प्रतिफल देना पड़ता है। भूमि को लगान, पूंजी को ब्याज, मजदूरी को श्रम को मजदूरी, संगठनकर्ता को वेतन और साहसी को लाभ। इतना चीजें मिलना चाहिए। ये जो 5 चीजें मैंने बताया, 5 साधन तो आप समझ गए। 5 साधन हो गया भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन। इन पांचों साधनों को मिलने वाला प्रतिफल, भूमि को लगान, पूंजी को ब्याज, मजदूरी, श्रम को मजदूरी, संगठनकर्ता को वेतन और साहसी को लाभ। ये 5 प्रतिफल हो गए पांचों साधनों का। अगर इन पांचों साधनों को ये पांचों प्रतिफल ना मिले तो अगले दिन ये उत्पादन कार्य में भाग नहीं ले। और मैंने आपको पिछले बार उदाहरण में बताया था कि कहीं जूता बनता है किसी फैक्ट्री में, तो मजदूरों को मजदूरी के रूप में हर दिन एक एक जोड़ा जूता देंगे तो काम चलेगा? एक साल मजदूर वहां काम करेगा तो उसके घर में एक कमरे में जूता भर जाएगा, फिर भूख लगेगी तो जूता खाएगा। क्या देना पड़ेगा हमको प्रतिफल के रूप में? मुद्रा देना है ना। तो उत्पादन किस चीज का होता है उससे मतलब नहीं है। उत्पादन के बाद उत्पादन के साधनों को जो प्रतिफल मिलना चाहिए वो किस रूप में मिलता है? मुद्रा के रूप में मिलता है। अगर मुद्रा नहीं होती दुनिया में तो वितरण संभव होता क्या? नहीं। और वितरण संभव नहीं होता तो उत्पादन भी संभव नहीं। और उत्पादन नहीं होता तो उपभोग क्या करते हैं? उत्पादन के कारण 2 चीजें और होती हैं, एक तो उपभोग और दूसरा वितरण। अगर चीजें बनती ही नहीं फैक्ट्री में तो ना तो आप दुकानों से खरीद पाते विनिमय के द्वारा और ना ही उपभोग कर पाते। और उत्पादन नहीं होता तो फिर वितरण की भी कोई जरूरत नहीं है। अब आप अंदाजा लगाइए कि सिर्फ एक चीज के कारण इतनी चीजें होती हैं, और वो एक इम्पोर्टेंट चीज कौन है? मुद्रा। 5वां है राजस्व, को अंग्रेजी में बोला जाता है पब्लिक फाइनेंस। संक्षेप में, वैसे आपके पाठ में आगे राजस्व स्पेशल पार्ट भी है, मैं उसको उस समय विस्तार से समझाऊंगा। आप संक्षेप में समझ लीजिए कि राजस्व किसे, ठीक है। सरकार विभिन्न प्रकार के जन कल्याणकारी कार्य करती है। अभी चुनाव आने वाला है तो बहुत सारे दल चुनाव में अभी आपके पास आएंगे और बहुत सारी घोषणाएं करेंगे, तो उसमें बहुत सारी जन कल्याणकारी चीजें होती हैं। आप उसको अर्थशास्त्र की नजर से समझिएगा उन घोषणाओं, है ना। खैर मैं उन घोषणाओं को अभी आपको उस पर डिस्कस नहीं करता।
मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सरकार बहुत सारी जन कल्याणकारी माने लोगों के हित में काम करती है, जैसे सड़कें, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में ही हॉस्पिटल आएगा। आप लोगों को स्कॉलरशिप, आप लोगों को साइकिल, आप लोगों को फ्री किताबें, आप लोग जो मिडिल प्राइमरी थे तो थाली लेके आते थे कि वही थाली रखी रहती? अच्छा, तो खाना खाते थे और उनका बिल्कुल आप घर में खाना खाते हो तो आपका मेनू फिक्स रहता है क्या घर में कि सोमवार को चना मटर, मंगलवार को हरी सब्जी, बुधवार को ये, ऐसा घर में फिक्स रहता है? लेकिन स्कूलों में फिक्स रहता है और वैसा देना पड़ता है। ये कौन देता है? सरकार। घर में 4 लोगों के लिए सब्जियां नहीं होती हैं कभी कभार, लेकिन स्कूल में 40 बच्चे हैं तो उनको मेनू के अनुसार खाना कौन खिलाती है? सरकार खिलाती है। अभी कोविड आया था तो कोरोना का जो वैक्सीन सरकार ने सबको 2-2 डोज दिया। ये इसको आपने खरीदा क्या? नहीं, फ्री में मिला। लेकिन ये सब सरकार ने किसी कंपनी से खरीद के आपको दिया है, उसमें पैसा लगा है। तो सरकार बहुत सारे जन कल्याणकारी कार्य, लोगों के हितकारी कार्य करती है और सरकार को उसमें खर्च करना पड़ता है। सरकार उन पैसों को लाती कहां से? सरकार, अब ये तो इसको मैं पहले मिटाता हूं फिर आपको समझाता हूं। सरकार खर्च करती है, बहुत खर्च के लिए क्या क्या, जैसे सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा वगैरह वगैरह। ठीक है, मैं सबका नाम अभी गिनाऊंगा तो शाम हो जाएगा, इसलिए बहुत सारे चीजों पे सरकार खर्च करती है और आप जानते भी हो इस बात। अब बात करते हैं कि सरकार आय कहां से प्राप्त करती है, क्योंकि सरकार का खुद का तो कोई बिजनेस नहीं होता कि सरकार का ये बिजनेस है, सरकार का ये दुकान, ऐसा तो नहीं होता। सरकार आय कहां से प्राप्त करती है उस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। सरकार आय प्राप्त करती है और आय प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन टैक्स, जिसे हिंदी में बोला जाता है कर। और करों के मामले में मैं पिछले बार आपको बताया था, आप कोई भी चीज खरीदते हैं दुकान में, उसमें टैक्स जुड़ा हुआ है, आपको भले ही उसका ज्ञान नहीं है। आप किसी भी सामान के पीछे में या जहां भी उसका दाम लिखा होता है, उसकी कीमत लिखी रहती है, वहां देखिएगा MRP 15 रुपए और नीचे कोष्टक में छोटा छोटा इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस या इंक्लूडिंग GST लिखा है। वो आप पेट्रोल डीजल कुछ भी, घड़ी, कापी किताब कुछ भी खरीदिए, सभी में टैक्स जुड़ा होता है और ये टैक्स सरकार की आय है। इसके अलावा सरकार बहुत सारी चीजों के लिए शुल्क लेती है, जैसे कोई जमीन रजिस्ट्री कराता है तो उसको स्टाम्प पेपर वगैरह खरीदना पड़ता है ना। इसके अलावा अगर इन टैक्सेस और इन फीस, इन चीजों से भी सरकार की आय पर्याप्त नहीं हो पाती है
ये खर्चा ज्यादा है। मान लो एग्जाम्पल के लिए खर्चा 150 रुपये है और टैक्स और शुल्क मिला के सरकार की आय 100 रुपये है। अब आप बताएं कि सरकार क्या करेगी? क्या इनमें से कुछ चीजों को कम कर देगी? नहीं यार, मेरे पास तो 100 ही रुपये है, ऐसा करो कुछ स्कूलों को मत बना, या ऐसा करो सड़क जहां तक बना है वहीं तक बने रहे, तो बाकी को छोड़ दो, गड्ढा छोड़ दो। ऐसा करेगी क्या सरकार? क्या टैक्स एक लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। और जिसमें 10 रुपया टैक्स था उसको 11 रुपए कर सकती है। पेट्रोल डीजल में टैक्स बढ़ा करके 103 रुपया लीटर पेट्रोल पंप में मिल रहा है तो 104 कर सकते हैं, लेकिन 200 रुपए तो नहीं कर सकते। एक लिमिट से ज्यादा टैक्स तो उसमें तो पब्लिक गुस्सा भी जाएगी ना, विद्रोह कर सकती। सरकार के खर्च ज्यादा हैं, सरकार की आय उस खर्चे के अनुसार नहीं हो पा रही है, तो सरकार का एक और ऑप्शन है, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा है तो है कर्ज। कर्ज ले सकती है सरकार विश्व बैंक एक होता है, वर्ल्ड बैंक, वहां से, या जो बड़े बड़े अमीर देश हैं जो गरीब देशों को कर्ज देने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं ताकि वो उनका हमेशा गुलाम बना रहे, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ये उन गरीब देशों पे मेहरबान होने के लिए तैयार रहते हैं। बस हमारे सामने आप हाथ फैलाओ, वो बोलते हैं। कर्ज भी ले सकते हैं। अच्छा, मैं अभी आपको राजस्व नहीं पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं बहुत डिटेल नहीं जाता, आपको खाली ये बता रहा हूं कि सरकार की आय, सरकार के व्यय, सरकार के कर्ज और सरकार के जन कल्याणकारी कार्य, इन सबको कुल मिलाकर के राजस्व कहा जाता है, ठीक है। तो राजस्व 4 अक्षरों का छोटा सा शब्द है, लेकिन इसका सब्जेक्ट मैटर जो है, विषय जो है, बहुत बड़ा है।